वो क्वाइट इंपोर्टेंट है, क्योंकि नॉट ओनली वो इकोसिस्टम को वाइब्रेंट बनाने में हेल्प है, बल्कि उनका जो है फूड प्रोसेसिंग में, फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाने में, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को सस्टेन करने में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में, फ्यूचर एनर्जी का भी सोर्स यही होगी। तो इसलिए वो जो है उसकी एप्लीकेशन मैंने आपको जो है उसके नोट्स पहले ही भेज दिए थे आपको। वो नोट्स इसलिए भेजते हैं कि बहुत ही सिंपल फॉर्म में है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, उन एप्लीकेशन को पढ़ लेंगे। पर एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले जो टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए टीचर की आवश्यकता होती है। तो टेक्नोलॉजी में मैंने आपको पहले, अब से पहले मैं आपको बायोटेक क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसमें कौन कौन से टूल्स हैं या उनको अप्लाई कैसे किया जाएगा, ये सब बात मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं और उनके नोट्स भी भेज चुका हूं। ठीक ठीक बात। अब जो मैं लेके आ रहा हूं उसमें सिर्फ दो टेक्नोलॉजी हैं जिनके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। एक तो इसमें है ये जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन को आप जो है पीसीआर भी बोल सकते हैं। पीसीआर, जिसका आपने बहुत ज्यादा यूज जो है आरटी-पीसीआर के रूप में कोरोना वायरस के डिटेक्शन में इस्तेमाल आपने देख लिया होगा, है ना। तो ये जो पीसीआर यूज होती है, ये जो यहां जो पीसीआर यूज होती है वो जो है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू होती है, क्योंकि यहां वायरस आरएनए था, आरएनए से डीएनए बनाना पड़ता है, फिर उस डीएनए का पीसीआर यूज किया जाता है। तो वो जो पीसीआर यूज किया, पीसीआर की एप्लीकेशन बहुत है ना। तो पीसीआर कुछ नहीं होती, पीसीआर एक किस्म की, पीसीआर का इस्तेमाल होता है जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो वो जीन एम्प्लीफिकेशन जो है वो क्या है, जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन को तीन, ये जीन एम्प्लीफिकेशन क्या है, इसमें किस चीज का इस्तेमाल होता है, तो उसके बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। ओके, आवाज आ रही है बच्चों? जी सर। जी सर, आ रही है। अच्छा, ये बताओ जब मैं घूमता हूं तो कोई आवाज में फर्क तो नहीं है? नहीं सर। चलो ठीक है, मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि अब पढ़ाना चालू करूंगा ना मैं इफेक्टिवली। तो जो आपके पास आपके नोट्स हैं वो एक्चुअली में आपको हेल्प करेंगे। आप चाहें तो अपने नोट्स जो मैंने आपको भेजे थे उन नोट्स को खोल के बैठ सकते हैं, क्योंकि उनको जब आप खोल के बैठेंगे तो आपको ए टू जेड हर वर्ड का मीनिंग पता लग जाएगा, और मैं भी इंफेसिस उसी पॉइंट पे दूंगा। तो मैं कुछ नहीं, मैं आपको जब पढ़ाने जा रहा हूं ये पीसीआर पढ़ाने, ये जीन एम्प्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा पहले, ये वर्ड जो जीन एम्प्लीफिकेशन। अब मैं इस पेज को, जो मेरे हाथ में पेज है, मैं इस पेज को नीचे रख दूंगा, पर उस पेज का इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पेज को देखने की कोई भी नीड नहीं है, इसलिए मैं इसको यहां रखूंगा। क्योंकि इफेक्टिव पढ़ाई के लिए क्या होता है कि वो कंसेप्ट टीचर को स्वयं क्लियर होना चाहिए। तो मेरे को क्लियर है, अब मैं उसको पढ़ाने जा रहा हूं आपको। तो जीन एम्प्लीफिकेशन क्या है, पहले मैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले होता है व्हाट इज जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी जीन जो बहुत कम कंसंट्रेशन में हो, बहुत कम अमाउंट में हो, आप उसको मिलियंस ऑफ मिलियंस कॉपी में बना दें या बिलियंस में, उसको कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन का मतलब क्या है, कोई भी थोड़ी सी चीज हो, जैसे आप जो हिंदी में हम सुनते थे ना पहले, तिल का ताड़ बनाना, कहते हैं ना तिल का ताड़ बना दिया। यार मैंने छोटी सी बात कही थी, इसने इतना लंबा लेक्चर दिया, इतना लंबा लेक्चर दिया, तिल का ताड़ बना दिया इसने, हिंदी में कहते। तो ये बिल्कुल जीन एम्प्लीफिकेशन का मतलब ही यही होता है, तिल का ताड़ बनाना। यानी एक छोटे से, उससे लेकर के छोटी सी एक पत्थर से लेकर पत्थर का पाड़ बना दें, एक पत्थर का पाड़ बना, यानी एक सिंपल जीन होता है, उसकी बिलियंस और मिलियंस, मैनी मैनी मिलियंस ऑफ कॉपी बना दें, वो होता है जीन एम्प्लीफिकेशन। क्वेश्चन उठता है व्हाट इज द जीन। भैया डीएनए ही जीन से होता है ना? कि इसके जीन में खराबी है। आजकल बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है अखबारों में तो वहां तो,
कि भाई जो कुछ होता है जीन्स की बदला होता है, उनके जीन्स ऐसे नहीं है, हम इंडियंस के जीन्स ऐसे हैं, वी आर यूनिक बिकॉज आवर जीन्स आर यूनिक। ऐसा कुछ नहीं होता। 99.9% सारे वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग के जीन एक से हैं, सभी के, चाहे वो अफ्रीकन है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो यूरोपियन है, चाहे कोई और है। अरे भैया, पाकिस्तान में जितने लोग हैं 99% लोग, वहां के 95% लोग वो कन्वर्टेड हैं, उनके जीन वही है जो इस सब कंटिनेंट के अंदर सभी के जीन सेम है। मैं आपको बताऊं, अगर आप पर्टिकुलरली नोट डाउन करें तो नॉर्थ इंडियन इज मोर सिमिलर टू दी पाकिस्तानी पंजाबी देन एल्सवेयर। एल्सवेयर के नाम पर मैं इसको ज्यादा इलाबरेट नहीं करूंगा, जीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। जीन जो होते हैं ये पार्टिकुलर रेस को बताते हैं। आपने देख लिया होगा कि जो मंगोल रेस है नॉर्थ ईस्टर्न में, उनके यहां आई के अंदर एक एपिकेंथल लोब जो है ऐसे होती है, अंदर को घुसी हुई, तो उनकी शक्ल ऐसी होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी जीन में कहीं ना कहीं अंतर है। वो एक्चुअली में डीएनए ही जीन्स होता है, वो जब एक्सप्रेस करता है तो प्रोटीन बनती है, उस प्रोटीन का इफेक्ट फिनोटाइप पे होता है, जो आपकी शक्ल सूरत दिखाई देके चलती है, जिस प्रकार का हम बिहेव करते हैं, जो हम रिएक्ट करते हैं, ये सब हमारा बिहेवियर एस्पेक्ट में आता है। इसका रीजन जीन। अच्छा, ऐसा बिहेवियर क्यों? आप कहोगे किसी पॉइंट पे किसी पर्सन का किसी पे बिहेवियर कुछ होता है, किसी दूसरे पर्सन का किसी चीज पे को और होता है, तो आप कहेंगे कि चीज तो सेम है। ये इन्वायरमेंट का अंतर होता है। उसको आपने किस प्रकार की एजुकेशन दी है, किस प्रकार का आपने उसको माहौल दिया है। इसलिए उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में जो इसको इनपुट या सिग्नल मिलेंगे उस इन्वायरमेंटल कंडीशन से, उसके हिसाब से वो अपने आप को कैसे रिएक्ट करेगा, वो चीजें लीड करेंगी कि उस समय वो पर्टिकुलर जीन एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो पर्टिकुलर जीन के एक्टिव होने के लिए इंटरनल कंडीशन के अलावा, इंटरनल यानी इंडिजीनस अंदर के अलावा बाहर की कंडीशन भी जिम्मेवार होती हैं। इसलिए कहते हैं इन्वायरमेंट और जीन दोनों के इफेक्ट से कोई भी फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है या कोई कैरेक्टर निकल के आता है। आपने जनरली एक बात नोट डाउन की होगी, जब हम एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, सिविल सर्विस का मतलब है, जिसको आप मेरी भाषा में कहते हैं, सिविल सर्विस का मतलब होता है सेंटर का, जिसे आप आईएएस, आईपीएस और इनके रूप में जानते हैं आईआरएस, जो स्टेट की जॉब होती है। उनमें एक विशेष रूप से आपने अंतर देख लिया होगा कि जो भी ये लड़के होते हैं स्टेट सर्विसेज में, जो गांव देहातों से ज्यादा पहुंच जाते हैं, पर यही संख्या सेंटर में कम क्यों है? इनकी संख्या कम क्यों है, या वहां जाने में इनको इतनी दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ता है? इसका इफेक्ट मैं आपको बताता हूं। इसका इफेक्ट है इन्वायरमेंट। जीन तो वही है, इन्वायरमेंट क्यों? क्योंकि अभी मैं जैसे आपके सामने बोल रहा था, ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, जो एक्सप्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन उनका लिटरेचर ग्रुप में पूरी हर चीज को वाइब्रेंट और बहुत ही फास्ट होता है उनका। और जो विलेज वगैरह से आते हैं, स्टेट जॉब में आते हैं, वो अपना धीरे धीरे, जैसे 10th के बारे में या 11वीं के बाद उनसे मालूम पड़ता है कि भैया मुझे अब सिविल की तैयारी कर लेनी चाहिए, या मुझे अब बीएससी में आ गया, बीए में गया ना, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब चलो अब नौकरी की तलाश करते हैं। चलो अच्छी जॉब के लिए पहले छोटी मोटी जॉब अटेंड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में बड़ी जॉब की हम जो है ट्राई करेंगे। आपने नोट डाउन किया होगा, जनरली जो आईएएस में जितने लोग होते हैं पहले, जनरली या तो वो किसी टेक्निकली ब्रांच से होते हैं मैक्सिमम, जैसे कोई इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, एमबीए होगा, पहले ही बड़ी अच्छी उससे, वो सिर्फ ऊपर लेवल पे इंप्रूवमेंट करते हैं। उनका जीन के साथ में उनका इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है कि उन्होंने एजुकेशन कहां से ली है, ये बहुत मैटर करता है। तो ये जो एजुकेशन आता है ना, कि हम किससे सीख रहे हैं, क्या सिखा रहा है,
कौन सिखा रहा है? ये इन्वायरमेंट में आता है। जिस प्रकार हम पैदा हुए हैं, जिस सांचे में हमारा ढल के हम आए हैं, वो जीन है, डीएनए जीन है। तो इस जीन की एम्प्लीफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, यानी थोड़े से जीन को लेकर। अभी मैंने आपको थोड़ा सा जीन के बारे में इसलिए बताया, हर जगह टीवी में हर जगह हाई जीन चिल्ला रहे होते हैं, या डीएनए डीएनए डीएनए, हाई डीएनए हाई डीएनए, हाई जीन, ये है वो जीन। अब हमारा टॉपिक है जीन की एम्प्लीफिकेशन, यानी कोई एक बहुत थोड़ी चीज होगी, बहुत ज्यादा में चेंज कर दी जाएगी। इसको करने के लिए टेक्निक होती है, 3 है इसमें। एक है पीसीआर टेक्निक जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए, एक है एलसीआर और एक है एसएसबी, एसएसआर या 3SR है, वैसे 3 बार एस है, 3SR। पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी आपको जीन को एम्प्लीफाई करना है, बिल्कुल पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब बार बार चेन रिएक्शन, एक बार कोई चीज बन जाएगी, फिर उसी से फिर और बनेगी, फिर उसी से और बनेगी, फिर उसी से बनेगी, यानी ये चेन रिएक्शन बन जाएगी। यानी कहने का मतलब जो हम डीएनए लेंगे या जीन लेंगे, पहले वो एक होगा, 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, 16 से 32, यानी उसका जो पावर होगी 2 की पावर n होगी, यानी 1 से 2 बनने का n क्या है? राउंड ऑफ रेप्लीकेशन। अगर आपने इसी में 2 की राउंड 10 कर दो तो क्या हो जाएगा? ये बिलियन कॉपी बन जाएंगी, बिलियन, वो बिलियन कॉपी बन जाएंगी। तो मालूम पड़ा। और मान लो एक राउंड ऑफ रेप्लीकेशन में हमने टाइम रखा 5 मिनट, तो क्या हो गया? 10 का मतलब क्या है? क्या 5 को 10 से करो 50 मिनट में, कहने का मतलब लेस देन 1 घंटा में आपने देख लिया कितनी कॉपी बन जाएंगी, 1 बिलियन कॉपी बन जाएंगी। अरे भाई, फिल्म देखने में भी 3 घंटे का टाइम पास होता है, 1 घंटे में आपने कितनी कॉपी बना ली? बिलियन। क्यों बना ली? उसका कोई इस्तेमाल करना है। किस चीज में इस्तेमाल करना है वो आपको बता देंगे, किस काम में इस्तेमाल करना है। तो ये जो जीन एम्प्लीफिकेशन है, जीन का जो आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, उसके लिए टेक्निक कई होती है। एक होती है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एंजाइमेटिक इन विट्रो सिंथेसिस है। इन विट्रो एंजाइमेटिक, इन विट्रो कहते हैं लैब में, एंजाइमेटिक एंजाइम की प्रेजेंस में। सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, क्योंकि जीन को मैं डीएनए बोलता हूं, तो आप ये कह सकते हो इट इज द इन विट्रो एंजाइमेटिक सिंथेसिस, पीसीआर। एक है एलसीआर, लाइगेज चेन रिएक्शन। लाइगेज आपने इसमें बायोटेक्नोलॉजी में सुना था मेरे से टेक्निक में, जो डीएनए बेस्ड फ्रेगमेंट को जोड़ने वाला एंजाइम होता है लाइगेज, उसमें क्या होता है? वो जोड़ने वाला आएगा, हर बार डीएनए को जोड़ता चलाएगा, वो है लाइगेज चेन रिएक्शन। एक है 3SR, 3S का नाम सेल्फ सस्टेन्ड सीक्वेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये 3 टेक्निक का इस्तेमाल करके जीन एम्प्लीफिकेशन किया जा सकता है। आपको ज्यादातर हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन, वो होता है पीसीआर, वो होता है पीसीआर। इसलिए हमने आपको पीसीआर टेक्नोलॉजी बतानी है। कॉमन भाषा में हमने पीसीआर, एक्चुअली में पीसीआर इस्तेमाल किस काम के लिए होता है? ये जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए होता है। इसका इस्तेमाल पीसीआर टेक्नोलॉजी का, पहले मैं थोड़ा सा आपको रोल बता देता हूं, फिर इस टेक्निक को सिखाऊंगा। पीसीआर में जब कभी जीन एम्प्लीफिकेशन तो भूल जाएगा, जीन एम्प्लीफिकेशन को जो मैं कर रहा हूं, जिस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा हूं जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए, उस टेक्निक का इस्तेमाल है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और जो है पुलिस वाले इसी पीसीआर का नाम यूज करते हैं पुलिस कंट्रोल रूम के नाम से। इस टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ, इस पीसीआर टेक्नोलॉजी को डेवलप जिस साइंटिस्ट ने किया था
वो कैरी मुलस था, उसने 1985 में पैदा किया था और 1993 में इस टेक्निक की सिंप्लिसिटी और इसके इस्तेमाल के कारण उस आदमी को, उस बायोकेमिस्ट को, बच्चों बायोकेमिस्ट को नोबेल प्राइज दिएगा। इसी बात से जान लीजिए टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस, कि उस पर्सन को, कैरी मुलिस को, बायोकेमिस्ट को, और इस टेक्नोलॉजी की वैल्यू जान लीजिए 1989 में है, या तो ईयर या 1990 है। उस ईयर को अमेरिका ने पीसीआर ईयर डिक्लेयर किया था। इस टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कि इस टेक्नोलॉजी कैसे कहां यूज होती है पीसीआर। अब ये बताओ भाई, कोई आदमी इसका होता है जैसे फोरेंसिक साइंस के अंदर, फोरेंसिक साइंस में क्या है, जैसे रेप, मर्डर, एब्डक्शन होता है, तो उस समय क्या है, क्रिमिनल हमेशा क्या करता है कि अपने जो क्लूज हैं उनको मिटाने की कोशिश करता है, और कहीं से भी थोड़ा बहुत कहीं से कुछ मिल जाए क्लूज, तो उस क्लूज को, क्योंकि क्लूज मिट ना जाए या नष्ट ना हो जाए डूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो शुरू में उसकी एक कॉपी से दुनिया भर की सेवरल कॉपी बना लेंगे। सेवरल कॉपी बनाने के बाद फिर उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पीसीआर रेस्क्यू में आ गई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। तो इन दोनों टेक्नोलॉजी के सारे आप एक कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। आप फोरेंसिक साइंस के अंदर जैसे रेप, एब्डक्शन, मर्डर, जो हीनस क्राइम है, उन सब के सॉल्विंग में इनका रोल, नॉट आप कहेंगे अकेली पीसीआर, नॉट इन कोलैबोरेटिंग विद दी अदर टेक्निक नेमली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऐसे ही बहुत से पैटर्न डिटी और सक्सेसफुल केस होते हैं जहां पर कोई क्लेम करता है कि मैं इसकी औलाद हूं या ये इसकी धन संपत्ति का वारिस हूं। अगर किसी कंट्री का कोई आदमी कहीं मर जाए तो वो बोना वैकेंसिया घोषित कर दिया जाता है और वो संपत्ति हर चीज उस कंट्री की मानी जाती है। मान लो इंडियन है कोई और वो मर जाए, कोई संपत्ति ना हो, तो बोना वैकेंसिया घोषित करके गवर्नमेंट उस संपत्ति को ले लेगी, क्योंकि वो इंडियन है ना, क्योंकि इंडियन था वो, तो इसलिए उसकी संपत्ति पे इंडियन गवर्नमेंट लेगी, तो इंडियन के लोगों का राइट बनता है। और नहीं तो सक्सेसफुल पॉइंट व्यू से उसके सक्सेसफुल ईयर में चाचा भतीजे के बच्चे या बुआ फूफी के बच्चे, वो भी है हमारे यहाँ एक सक्सेसफुल, वो है कानून के मुताबिक उसके तहत मिल जाएगा। उसका अगर कोई है ही नहीं तो फिर वो ठीक है, वो उसका बच जाएगा। बोना वैकेंसिया घोषित होकर के स्टेट का पार्ट है वो, उसकी संपत्ति। तो ऐसी कंडीशन में कोई कहेगा नहीं साहब कोई क्यों नहीं है, मैं हूं जो फलाना आदमी मरा था, मेरा चाचा था या मेरी वो बुआ थी या मेरी मामी थी, तो ठीक है, तो प्रूवर। तो उस समय क्या होगा, वो अपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराएगा। तो जब डीएनए फिंगरिंग कराएगा तो उस समय ये पीसीआर टेक्निक भी मदद करेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा जो लेगा डीएनए उसी को दुनिया भर का मल्टीप्लाई किया जिससे उसको क्लेम कर रहा होगा। इसका इस्तेमाल पैलेंटोलॉजी से लेकर के पुराने टाइम के फॉसिल रिकॉर्ड से लेकर के आज के क्रिमिनोलॉजी को सॉल्यूशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेक्निक का इस्तेमाल कोई भी, बहुत सी ऐसी चीज होती है, आदमी कहता है मेरी तबीयत खराब है भाई, डॉक्टर कहता है भाई टेम्परेचर चेक कर लिया, सब कर लिया, ठीक है, ये तो नहीं तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कहता नहीं है मेरे को। तो ऐसी कंडीशन में अपनी वो पीसीआर करा सकता है, क्योंकि वो इतनी कम माइन्यूट क्वांटिटी में आपकी बॉडी के अंदर कि नॉर्मल टेस्ट उसको बता ही नहीं रहे। तो ऐसी कंडीशन में पीसीआर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पीसीआर इज यूज फॉर द डायग्नोसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ द वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसे वो कौन सी डिजीज हो सकती है, सिकल सेल अनीमिया है, हीमोफिलिया है, ड्यूचेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी है, एटसेट्रा। ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी के नाम पर, यूजेबिलिटी के नाम पर मैंने आपको बताया कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वेरियस वायरल डिजीज को बताने में। जैसे एड्स काज होती है किससे, एचआईवी वायरस से, तो एचआईवी वायरस को डिटेक्ट करने में। अरे भैया सीरोलॉजी कन्वर्जन से पहले तो एचआईवी को डिटेक्ट ही पीसीआर से करते थे। लाइकवाइज कोरोना वायरस के केस में तो आपने डेली का, आपने न्यूज में हर जगह सुन रखा होगा
कि पीसीआर का इसका जो है टेस्ट कराइए पहले। हर जगह है पीसीआर टेस्ट, जब तक पीसीआर टेस्ट की कॉपी लेके आइए नेगेटिव लाइए, जब आपको हवाई जहाज में बैठने अब भी है। अब ये जो ओमिक्रॉन और फलाना और दीगरा 2 ईयर से हम लोग जो अफेक्टेड हैं, उन सबको कहीं से कहीं अगर घर छोड़ के कहीं बाहर जाना तो पीसीआर रिपोर्ट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर पीसीआर की रिपोर्ट में अगर वो वायरस है, डिटेक्टेड है, तो ठीक है आप इनफेक्टेड है, तो उसको बता कौन सी रही है टेक्निक, वो पीसीआर है जो मैं आपको लेके आज इस समय बता रहा हूं कि वो टेक्निक क्या कर देगी कि जो वो वायरस है जो मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी में है, ये टेक्नोलॉजी इन विट्रो सिंथेसिस के थ्रू इतना ज्यादा बढ़ा देगी कि मालूम पड़ जाएगा बॉडी में है या नहीं है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था 1 घंटे में उस टेक्नोलॉजी ने अगर 5 मिनट में वो काम हो जाता है, अगर पूरा रेप्लिकेशन राउंड 5 मिनट में हो जाता है, तो 10 राउंड बनाने में कितनी मिनट लगेंगी? 50 मिनट। 10 राउंड नहीं, ज्यादा राउंड चाहिएंगे, क्योंकि 2 की पावर 10 पे नहीं बनेगा, यानी 2 की पावर 30 पे बन जाएगा 3 घंटे में। क्योंकि पहले राउंड में 1 राउंड में 2 से बाद में 4, दूसरे राउंड में 4 से ऐसे बढ़ते बढ़ते जाइए, तो 2 की राउंड 30 पे जाओगे जब आप, तो 3 घंटे कम टाइम में आप जो है बिलियंस ऑफ कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। कॉपी 3 घंटे में सारा काम फंड पूरा। और इसका इस्तेमाल डिफरेंट काइंड के नियोप्लाजिया होते हैं, नियोप्लाजिया कहते हैं कैंसर, डिफरेंट काइंड के कैंसर, उनको कैरेक्टराइजेशन और डायग्नोस करने में भी रोल होता है पीसीआर का। फोरेंसिक साइंस में मैंने बता दिया, पैटर्निटी केसेस में मैंने बता दिया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पुराने टाइम से जो आ रही है, लोग कोई क्लेम कर रहा है कि भैया ये सबसे पहले ह्यूमन बीइंग यहां पैदा हुआ था, अब यूएसए वाले कहेंगे नहीं सबसे पहला तो ह्यूमन बीइंग हमारे यहां से हुआ था। अफ्रीकन को कौन सुन रहा है उनकी बात को? जो ताकतवर होता है वो अपनी बात मनाने की कोशिश करता है। इंग्लैंड वाले क्या कहते थे, दुनिया का बीज कहां है, कि ग्रीनविच कहां है इंग्लैंड कि भैया सबसे जेंटलमैन कौन, इंग्लिश। क्यों? उनमें ताकत, कि सबसे ज्यादा लाइन में रखे कौन क्या, हम। ताकतवर कौन क्या, हम। तो भैया जो ताकतवर को कहते हैं ना, समर्थवान न दोष गुसाई, तो वो वाली बात है कि जिसमें ताकत होती है चलता उसी का है ये सिक्का। ये मत आप सोच जाना कितना भी जेंटलमैन हो जाइए आप, पर जो ताकतवर है वो जेंटलमैन का भी लबादा ओढ़ लेता है। तो ये तो जो हमारे शास्त्रों में इसमें जो लिखा हुआ है वो सच लिखा हुआ है। तो वही बात है, अब अफ्रीकन को कौन सुनने वाला था कि भैया ह्यूमन की इवोल्यूशन यहां से हुई है। तो ऐसी स्थिति में क्या वो भी अपना डीएनए लेके पहुंच गए कि साहब ये हमारे यहाँ की हड्डियां बहुत पुरानी देखिए, तो उनमें से थोड़ा थोड़ा सा डीएनए लिया गया, और जब उसकी पीसीआर की गई और फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की गई, तो उससे मालूम पड़ा कि भैया ह्यूमन का जो ओरिजिन हुआ है वो अफ्रीका से हुआ है। तो ये है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये तो ह्यूमन की बताई। ऐसे ही आप कुत्ता, बिल्ली, हॉर्स, घोड़ा किसी की भी लेके चल सकते हो। तो ये जो पॉइंट था जो हमने यहां पर लिखा था आपके इस पॉइंट में कि पीसीआर यूज्ड इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल स्टडी, वो ये था। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल स्टडी से मतलब ये है कि आप एक जीनोलॉजिकल ट्री बना सकते हो। करेक्ट, कहां से कैसे कौन आया है। क्योंकि अगर हम ह्यूमन इंसिस्ट्री की बात करें तो हम कहते हैं ना हम बंदर से बने, नहीं, वो बंदर नहीं है। वो वर्ड ये है कि बंदर और हमारे दोनों के पूर्वज एक थे। कोई पूर्वज, हमारे बंदरों के दोनों के पूर्वज कहां थे, पेड़ पे लटके रहते थे, उसमें से कोई एक पेड़ पे से नीचे आ गया, तो आया होगा खुश होके, नहीं आया होगा, उस समय की सर्कमस्टांसेस ने उसको तय किया होगा, तब वो नीचे आया होगा। तब नीचे आने के बाद वो मिलियंस ऑफ मिलियंस तक उसको ऐसी हार्डशिप कंडीशन में रहना पड़ा होगा, तब जाकर के वो कहीं जाकर के डेवलप आज की ह्यूमन के रूप में हुआ। कुछ लोग बेतुके अंदाज से आप पूछते हैं क्या फिर से आदमी उसी तरह पेड़ पहुंच सकता है, क्यों नहीं पहुंच सकता है।
इवोल्यूशन कैन बी रेट्रोग्रेसिव आल्सो, पर उस समय के लिए स्थिति क्या होंगे, पर ये 4 दिन में थोड़ी हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्ट करे कि मैं अपनी लाइफ टाइम में देख लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब आप मिलियंस ऑफ मिलियन तक ऐसी कंडीशन पैदा कीजिए तो ये पॉसिबल है। भाई ये तो एक साइंस है, साइंस तो हर बात का प्रूफ मांगती है। तो अब तक के प्रूफ तो यही बताते हैं कि कैसे पैदा हुआ है, और इसमें रोल किसका है, जीन्स का, और जीन का इफेक्ट किससे पड़ा है, इन्वायरमेंट पर। तो जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों के इंटरेक्शन का नतीजा है जो भी हमारा अपीयरेंस है, फिजिकल है, बोलना है, चलना है, रहना है, खाना है, पीना है, दूसरों को ट्रीट करना है, ये सारी चीजें इसी में आती हैं। ओके, तो ये थी इसकी यूज। क्योंकि पीसीआर का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो किसी आदमी के नाम पे आप क्या कह देते हो, जैसे महात्मा गांधी का नाम महात्मा थोड़ी थोड़ी था, अब उनको क्योंकि बहुत बड़ा जेंटलमैन माना गया तो लोगों ने कह दिया उनको महात्मा, क्या इनका जो है नेचर है महात्मा जैसा, इसलिए कह दिया महात्मा, तो नाम पड़ गया भैया महात्मा गांधी कह दिया। कोई आदमी बहुत करता है, अब हम लोग पढ़ाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं सर, कोई कहता है गुरुजी। गुरुजी हमारा पुराना कंसेप्ट है, आचार्य, ठीक है भाई, जो पढ़ाने वाला हर एक कोई भी हो, चाहे सबसे बड़े आचार्य और वो तो है प्राचार्य, तो हमारे पेरेंट्स हैं, पैदा होते ही सिखाना चालू करते हैं हम, उसके बाद में हम फॉर्मल एजुकेशन लेके हम चलते हैं। और समय से बड़ा तो कोई भी आचार्य और प्राचार्य नहीं है भाई, वो तो ऐसा समय है जिसमें आप लेसन रोज नए सीख के आप चलते हैं, रोज नए लेसन लाइफ के। तो इतना ज्यादा वाइड यूज किसी टेक्निक का, यानी जीनोलॉजिकल ट्री बना लो, फोरेंसिक साइंस में यूज कर लो, रेप जैसे विक्टिम को भी सॉल्व कर लो, पैटर्निटी डिस्प्यूट केस कर लो सॉल्व, जीनोलॉजिकल ट्री बना लो, कैरेक्टराइजेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, इन्फेक्शियस डिजीज, अरे इतना सारा यूज है। तो उन्होंने क्या कह दिया, निक नेम बोल दिया इसको, पीसीआर को निक नेम बोल दिया पीपल्स चॉइस रिएक्शन। यानी आपका जहां दिल करे वहां आप उसका इस्तेमाल कीजिए, ये निक नेम्ड बोल दिया, जैसे कहते हैं निक नेम्ड, तो वो निक नेम है इसका पीपल्स चॉइस रिएक्शन, इस तरह कह दिया। अभी जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए कैसे क्या होता है, 1985 में ये टेक्निक को परफेक्ट किया था कैरी मुलिस ने, उसको नोबेल प्राइज मिला था। ये टेक्निक है क्या, कैसे एक जीन से कैसे आप इस टेक्निक के पीसीआर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जैसे इसमें डीएनए है, अगर आप कह रहे हैं आपके पास आरएनए है, आरएनए में आप पीसीआर इस्तेमाल कर सकते हो, पर पहले आरएनए का क्या करोगे, आप डीएनए बनाओगे, उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और उल्टा डीएनए से आरएनए को बनने को क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए को बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो जब कभी डीएनए का मतलब जीन, जब जीन एक्सप्रेस करेंगे तो बीच में आरएनए बनेगा और फिर जो प्रोटीन बनेगी, वही प्रोटीन जिम्मेवार होंगी आपके किसी भी कैरेक्टर को मैनिफेस्ट करने में। ये वही प्रोटीन जिन्हीं के बदौलत, उनके नाक की जगह नाक है, आंख की जगह आंख है, उंगली की जगह उंगली है। ऐसा नहीं है कि उंगली आदमी की नौकर किसी और किसी की आ गई है, उंगली किस पशु की आ गई है। क्यों, ये सब इफेक्ट किसके कारण है, जीन के एक्सप्रेशन के कारण, और वो जीन एक्सप्रेस हुए हैं थ्रू इंटरमीडिएट ऑफ आरएनए प्रोटीन के रूप में, उन प्रोटीन के कारण है। अच्छा, प्रोटीन के कारण भी है, और यहां से जो बाहर से एक्सटर्नल जो सिग्नल जाएंगे इन्वायरमेंटल, वो भी जिम्मेवार होते हैं इस डीएनए को एक्सप्रेस करने में। अब ये प्रोटीन बन जाएंगी, ये क्या इफेक्ट करेंगी डीएनए पे, या बाहर से जो सिग्नल जाएंगे इन्वायरमेंट के, वो क्या इफेक्ट करेंगे, वो सब जिम्मेवार होते हैं किसी आदमी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो ये जो डीएनए से आरएनए बनने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं।
पर यहां क्या होता है, अच्छा, परंतु आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं, ये रेयर बात होती है, इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये बात बता चुका हूं मैं। तो कोरोना वायरस के केस में क्या था, कोरोना वायरस क्योंकि आरएनए है, तो आरएनए से पहले डीएनए बनाया जाता है और फिर इस डीएनए से बहुत सारी कॉपी बनाई जाती है, जीन एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। पर उस जीन एम्प्लीफिकेशन जिस टेक्निक का इस्तेमाल होता है उसे पीसीआर बोलते हैं, तो इसलिए उस पीसीआर को नाम बोल दिया आरटी-पीसीआर। जो आप कहते हो ना, जो पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं कि आरटी-पीसीआर है भाई, आरटी-पीसीआर, वो ये है, वो आरटी-पीसीआर। अगर आपको याद हो, मैंने जब सबसे पहले आपको पढ़ाना चालू किया था तो उस समय मैंने ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, सबसे पहले मैंने ट्रांसक्रिप्शन, ये सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाया था। क्यों पढ़ाया था, क्योंकि मुझे उसी दिन पता था इसके बिना बायोलॉजिकल साइंस की जो नीड इनकी पूरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि इसके बिना तो इस्तेमाल होकर के बायोलॉजी समझ में नहीं आएगी आगे पूरी। तो अब ये पीसीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपने देख लिया। एक्चुअली में इस पीसीआर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक डीएनए होता है मॉलिक्यूल, या एक जीन होता है कोई, उस जीन को आप एम्प्लीफाई करोगे। जब उसको एम्प्लीफाई करोगे, तो जब एम्प्लीफाई करोगे एक डीएनए से, जैसे एक डीएनए होगा, ये यहां से यहां तक डीएनए है, तो डीएनए के दो एंड होते हैं, एक डबल स्टैंडर्ड होता है, एक एंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। दो एंड हो गए, दो स्टैंड हो गए डीएनए के, और दोनों स्टैंड एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे यहां मैंने सामने दिखाया, एक स्टैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा स्टैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और हमेशा डीएनए की पहचान है, मैंने आपको बताई, पेयरिंग हमेशा ए पेयर्स विद टी एंड जी पेयर्स विद सी, यानी एडेनिन पेयर्स करता है थायमिन के साथ और ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ, क्योंकि आप जानते हो इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, या 4 प्रकार के इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस, किसी भी न्यूक्लियोटाइड को बनने में 3 चीजों की जरूरत होती है। एक तो जरूरत पड़ती है उसमें जो है एक नाइट्रोजन बेस की, और एक जरूरत पड़ती है उसमें जो है पेंटोस शुगर की, और एक जरूरत पड़ती है उसमें जो है फॉस्फेट ग्रुप की। अगर नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर ही इन्वॉल्व हो तब बनता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड से जब आप फॉस्फेट जोड़ दो तो वो बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट जोड़ते हैं तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो जो एएमपी है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन यानी नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, पेंटो शुगर, दोनों को जोड़ के नाम बनना एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन तो है न्यूक्लियोसाइड, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तो है नाइट्रोजन बेस, जो मैंने पहले कहा था नंबर 1 पर। और जब एडिनोसिन वर्ड आ जाए, ग्वानोसिन वर्ड आ जाए, साइटिडिन, यूरिडिन, ये वर्ड आ जाए, तो ये है इनके मतलब क्या हुआ, बेस के साथ में पेंटो शुगर जुड़ी हुई है, तो वो है न्यूक्लियोसाइड। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सब वर्ड हैं किसके, नाइट्रोजन बेस के। और जब नाइट्रोजन बेस में पेंटो शुगर जुड़ जाए तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या चीज होती है, ग्वानोसिन, एडिनोसिन, साइटिडिन, यूरिडिन, थायमिडिन, ये है थायमिडिन, टी से थायमिडिन, ये सब न्यूक्लियोसाइड है। इसके साथ फॉस्फेट जोड़ दो तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। तो एएमपी क्या है, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। एडीपी क्या है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये भी न्यूक्लियोटाइड। एटीपी क्या है, न्यूक्लियोटाइड।
तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। या न्यूक्लियोटाइड को मैं क्या बोल सकता हूं, इसको न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। तो एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ये तो न्यूक्लियोसाइड है, ये पहला वर्ड। ये दूसरे वाले ट्राइफॉस्फेट। ऐसे होते हैं ये वर्ड। तो जितने भी ये आपके डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं, तो इसमें जो इस्तेमाल किए जाएंगे डीएनए में, वो जो है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इस्तेमाल किए जाएंगे या न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल किए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे होगा वो मैं बताता हूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। इस डीएनए फिंगरप्रिंट इसमें सॉरी इसमें पीसीआर में, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल होता है एक साथ। पीसीआर में, पीसीआर टेक्नोलॉजी में 3 स्टेप होते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। एक तो होता है सबसे पहले हीट डीनेचुरेशन, हीट डीनेचुरेशन। दूसरा होता है इसमें अनीलिंग, और प्राइमर। और तीसरा होता है एक्सटेंशन। तो एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में ये पूरा होता है, ये हो जाता है। फिर ये चेन है, तो यही चेन बार बार रिपीट होगी, ये तीनों चीज की। तो हीट डीनेचुरेशन में क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि जब कभी कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल जो आप लोगे, उसमें जो है लैब में जब आप काम कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है, उसके 2 एंड हो गए मैंने 5 प्राइम 3 प्राइम 3.5 प्राइम। एक बात मत भूलना, कभी भी डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, ये हमेशा सिंथेसाइज, इनकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन ही होती है। ये बात मैं बार बार फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो पहली बार मेरी क्लास अटेंड कर रहे होंगे। नहीं, जनरली जिन्होंने शुरू से अटेंड की हुई है मेरी क्लास, जब इनिशियली से, आज से जो है 4-5 महीना पहले जब हमने स्टार्ट किया था, करीब करीब अगस्त में, तो उस समय हमने ये बातें सारी बता रखी है। आज से 4 महीना पहले जाइए, मेरी वीडियो भी होंगी आपके पास। अब वीडियो नहीं बनती है, खैर मैं आई एम लिटिल कंसर्न विद इट। तो ये 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में होता था, ये कहा था मैंने, और दोनों स्टैंड होंगे। तो मैं यहां आपको 1 मिनट के लिए यहां दिखाना चालू करता हूं सामने। पहले होगा हीट डीनेचुरेशन। तो हीट डीनेचुरेशन क्या होता है, हीट डीनेचुरेशन का मतलब क्या हो गया कि ये जो पहले ये जो है स्टैंड, ये जो लगे हुए हैं, इसको इतना हीट कीजिए, जैसे 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैब में आपने कंप्यूटर जनरेटेड काम होता है हर चीज लैब में, तो 95 तक आपने टेम्परेचर रेज हो जाएगा अपने आप। और जैसे ही टेम्परेचर रेज होगा 95 तक कि ये दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाएंगे, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बीच के ब्रोकन डाउन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक एंड, तो ये बन जाएगा ये 5 प्राइम 3 प्राइम, और एक हो जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये 2 स्टैंड दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इतने टेम्परेचर पर। उसके बाद क्या करते हैं, अब ये जो दोनों स्टैंड हैं, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, अब इनको क्या होना चाहिए, इनको रेप्लिकेट करना चाहिए। एक डीएनए था, ये सिंगल डीएनए था, अब इन दोनों को स्टैंड के सेपरेट। तो हमेशा कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है अपने आप रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगी, इनको एक प्राइमर की जरूरत पड़ेगी, एक चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, किसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इन्हें एक छोटा सा ओलिगो न्यूक्लियोटाइड या शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए की जरूरत पड़ेगी। एक शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैं दोनों को चलो कलर बदल देता हूं, एक को डॉट कर देता हूं, एक को ये कर देता हूं। प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। प्राइमर कहते हैं जिसकी लेग जो पहले यहां जाके अटैच करेगा, तो उसकी जो साइट होगी प्राइमर की वो कहां होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है,
तो हमेशा ये 3 प्राइम से 5 प्राइम में आएगा, तो यहां आएगी। तो वो जो प्राइमर होगा, एक प्राइमर तो यहां क्या अटैच करेगा इस एंड पे, इसकी 3 प्राइम को देख करके, क्योंकि उसका एंड यह आएगा 5 प्राइम। इस प्राइमर का ये होगा, ये है प्राइमर एक कोई, ये प्राइमर मान लिया मैंने ए प्राइमर, ये ए। दूसरा प्राइमर कहां अटैच होगा? दूसरा प्राइमर यहां अटैच होगा। दूसरे वाला मान लो ये हो गया, इसकी सीक्वेंस देख करके दूसरा प्राइमर होगा बी नाम का प्राइमर, इसका एंड 5 यहां होगा, 3 प्राइम यहां होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी है ना। तो 5 से तो ये प्राइमर यू बनाएगा, वो वाला प्राइमर यू चलेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम का जो प्राइमर होगा, ये अटैच इस एंड से जब ही तो होगा। तो पेयरिंग कैसे होती है? ए पेयर्स विद टी और जी पेयर्स विद सी, यानी ए टी के साथ पेयरिंग बनाएगा, जी सी के साथ, कि जो सीक्वेंस 3 प्राइम एंड पे जो सीक्वेंस है उसकी कंप्लीमेंट्री कॉपी होनी चाहिए इस ए प्राइमर में। और यहां जो प्राइमर आप इस्तेमाल कर रहे हो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड, जिसमें एक्सटेंशन होगा, उसकी सीक्वेंस इस 3 प्राइम एंड वाले से कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए। वो कंप्लीमेंट्री का क्या मतलब? अगर यहां पर सीक्वेंस 3 प्राइम पे, इस 3 प्राइम एंड पे, इस 3 प्राइम पे अगर सीक्वेंस एटीजीसी है, तो इस वाला जो आप प्राइमर लेंगे वो क्या होगा? उसकी सीक्वेंस क्या होगी? ए पेयर्स विद टी, टी पेयर्स विद ए, जी पेयर्स विद सी, सी पेयर्स विद जी। तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी? टी ए सी जी। तो यहां जो सीक्वेंस लोगे टी ए सी जी का लोगे आप प्राइमर। अगर यहां सीक्वेंस एटीजीसी है, अगर ये सीक्वेंस एटीजीसी है, तो यहां जो प्राइमर होगा बी का, वो कौन सा होगा? टी ए सी जी। ए पेयर्स विद टी, टी पेयर्स विद ए, जी पेयर्स विद सी, सी पेयर्स विद जी। तो वो प्राइमर ये होगा टी ए सी जी। इसको देख के होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप ऐसे ही यहां अगर मान लीजिए इसमें 3 प्राइम एंड पे, यहां एंड पे आ रहा है सी ए टी ए, यहां आ रहा है सी ए टी ए, तो यहां प्राइमर कौन सा होगा? यहां ए वाला प्राइमर, ए पेयर्स विद टी, टी पेयर्स विद ए, और ए पेयर्स विद टी और सी पेयर्स विद डी। तो यहां होगा टी ए टी जी वाला प्राइमर होगा, कि उसको देख करके फिर सिंथेसिस होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो डीएनए लिया है उसके टर्मिनल एंड, यहां पर टर्मिनल एंड है 3 प्राइम एंड, और यहां का टर्मिनल एंड है ये 3 प्राइम एंड। तो इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, जो डीएनए आप यूज कर रहे हैं उसका पता होना चाहिए। आप कहेंगे हमें नहीं पता, कि हम उस सीक्वेंस जो डीएनए करें उसका पता लगाएं, कैसे लगाएं पता? अभी हमें नहीं पता, हमारा तो बहुत टाइम खर्च होगा उस डीएनए की सीक्वेंस को जांच करने के लिए। तो इसका एक उपाय है। वो क्या उपाय है? कि जैसे आप क्या कर दें, इसके 5 प्राइम 3 प्राइम एंड को अलग करके इसके 3 प्राइम एंड पे सीटीए का सीक्वेंस टैग कर दें। टैग मतलब जोड़ना, जाने मैंने इस 3 प्राइम एंड पे पहले ही CATA का ऐड कर दिया, इसके 3 प्राइम एंड को बड़ा करके CATA ऐड कर दिया, और यहां वाले पे मैंने इस 3 प्राइम एंड वाले पे मैंने ATGC ऐड कर दिया। अब क्योंकि मैंने पहले ही यहां टैग लगा दिया है, जब मैंने यहां पर टैग लगा दिया यानी पहले ही ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले मैंने वहां पर दोनों के एंड पे लगा दिया गलत करके, ताकि मुझे नहीं पता आगे का स्टैंड क्या है। तो अब क्या, मेरी तो सॉल्यूशन सॉल्व हो गई, तो मुझे पता मुझे कौन सा प्राइमर लेके चलना है। इसका कंप्लीमेंट्री यहां लेके चलूंगा, इसका कंप्लीमेंट्री यहां लेके चलूंगा। इसलिए जो हम प्राइमर लेके चलते हैं, प्राइमर कहते हैं उसको जिसको देख करके डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होगी, पॉलीमराइजेशन। तो दूसरे कंडीशन में हम क्या कहते हैं? अनीलिंग में। अनीलिंग क्यों कहते हैं? वो प्राइमर जुड़ेगा यहां से, जब ये प्राइमर जुड़ जाता है टर्मिनल एंड को, तो इस चीज को कहते हैं अनीलिंग। ये भी यहां से जुड़ गया प्राइमर, ये भी इससे जुड़ गया इसके एंड से, इसको कहते हैं अनीलिंग। तो दूसरा स्टेप होगा अनीलिंग। तो अनीलिंग कैसे होगा? पहले प्राइमर यहां अटैच होंगे, अनीलिंग के टाइम पर 95 डिग्री सेंटीग्रेड पहले ये सेपरेट होंगे,
सेपरेट होने के बाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको कूल डाउन कीजिए, कूल डाउन 40 पे, 40 पे कूल डाउन के बाद में यहां पर अनीलिंग होगा, यानी ये अटैच हो जाएंगे तो सेकंड स्टेप पूरा हो जाएगा। जो आपके अपने पेज में देखिए, जो मैंने पेज दिए हैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, आप यहां देख लीजिए। पहली बार क्या हो गया है कि 95 डिग्री पे ये अलग हो गए दोनों ही, रीबी एम्पलीफाइड। इसका मतलब ये 3 प्राइम एंड ऑफ और ये इसका 3 प्राइम एंड पे, इस पे अनीलिंग की गई है पहले ही ऑलरेडी। अनीलिंग अनीलिंग करने उसकी सीक्वेंस, अनीलिंग से पहले टैग बनाए गए, टैग, उस टैग को देख करके प्राइमर यूज किए गए। प्राइमर देखो या ए प्राइमर है या बी प्राइमर है, तो ये जो प्राइमर का, ये जो प्राइमर है ए प्राइमर और ये बी प्राइमर जो लिखा हुआ है, ये वही है प्राइमर, ये वाले प्राइमर ये लिखे हुए हैं। तो कूल डाउन होकर के पहले अलग हुए, फिर अगले स्टेप में क्या कर रखा है, देखिए एक अलग के बाद कूल टू 50 डिग्री टू अलाउ प्राइमर टू पॉइंट। 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने सर यहाँ 40 लिख दिया या 50 लिख दिया, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। 40 बहुत ठंडा हो जाएगा, 50 तक। उसके बाद जब ये हो जाएगा, अनीलिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है उसको आगे बढ़ाना, इसको ऐसे ले जाना यू सीक्वेंस, या इसको ऐसे लेके जाना, पूरा 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 डीएनए का पॉलीमराइज करना। देखो 1 से 2 कॉपी हो जाएंगी, ये एक्सटेंशन करना, ये एक्सटेंशन करना, तो 2 बन जाएंगे, वो होता है नेक्स्ट एक्सटेंशन। तो जब एक्सटेंशन किया जाएगा तो एक्सटेंशन करने के लिए आप स्टेप में देखिए दूसरे बात में, उसमें एंजाइम की जरूरत पड़ रही है, उसका नाम है टैग पॉलीमरेज। और उस समय इसका टेम्परेचर भी रेज कर देते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 से 2 बन जाते हैं। तो 1 से 2 बन जाते हैं। यहां देखिए, एक डीएनए से स्टार्ट किया था, पहले डी नेचुरेशन हुआ 90 पे, दोनों अलग अलग हो गए स्ट्रैंड। दोनों अलग स्टैंड होने के बाद अनीलिंग हुआ। अनीलिंग में क्या, कूल होगा 50 डिग्री टू अला प्राइमर टू पॉइंट। प्राइमर क्या होते हैं मैंने बता दिया, इनके टर्मिनल एंड की जो सीक्वेंस होती है उनकी कंप्लीमेंट्री कॉपी होती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ 10 से लेके 15 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ, 10 से लेके 15 न्यूक्लियोटाइड की लंबाई होती है, वो बाइंड करती है, उतने ही 10 से 15 वहां की। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में अनीलिंग बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद में टेम्परेचर रेज कर देंगे, कितना, 72 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड स्टेप में देखिए आप नीचे, एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर में, और उस समय इस्तेमाल क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एटीपी, डीऑक्सी सीटीपी, डीऑक्सी टीटीपी, डीऑक्सी जीटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने कहा ना आपको, ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड, थायमिडिन न्यूक्लियोसाइड, साइटिडिन न्यूक्लियोसाइड, एडिडिन न्यूक्लियोसाइड। आपने डी क्या लगा रखा आपने, डीऑक्सी, क्योंकि अगर आरएनए होता तो खाली ये पीछे नहीं होता डीऑक्सी, क्योंकि इसमें जो शुगर इस्तेमाल हो रही थी पेंटो शुगर, वो डीऑक्सी राइबो शुगर थी, क्योंकि शुगर का इस्तेमाल डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर थी, इसलिए ये है। एक टॉपिक है तुम्हारा साइंस में बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कि पॉलीसैकेराइड, ये केमिस्ट्री में भी है, तो दोनों ही काम है। अगर आपका कोई केमिस्ट्री का टीचर नहीं होगा तो वो काम मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये है, उसमें आता है जैसे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ये सारे होते हैं, क्योंकि इनके बिना फिर ये साइंस नहीं चलती आगे को। जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ये है पॉलीसैकेराइड। सुक्रोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये है डाइसैकेराइड। फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, जाइलोज है, मैनोज है, ये है मोनोसैकेराइड। ये सब शुगर हैं, सारी की सारी शुगर। तो शुगर जो है कई प्रकार की होती है, सिंपल, डबल, कॉम्प्लेक्स, इस तरह।
तो उसी में बायोमोलिक्यूल में ये आते हैं आपके, ये 9th 10th में भी है बायोमोलिक्यूल्स, एनसीईआरटी में, केमिस्ट्री मिल जाएंगे, बायोलॉजी में मिल जाएंगे। भैया एनसीईआरटी को लेके चलना पड़ता है। मैं जो आपको इस समय जो चीजें पढ़ा रहा हूं ये एक्चुअली में 12th की एनसीईआरटी है। अगर 12th की एनसीईआरटी किसी को आती हो ना 50%, तो आईएएस का प्रीलिम और आईएएस का मेंस क्लियर करना बड़ा आसान है, जहां तक बायोलॉजी की बात है। इसके क्वेश्चंस कभी आप नोट करना, बायोलॉजी साइंस से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इन्वायरमेंट के भी इसी में क्वेश्चन मान लें तो 15 क्वेश्चन होते हैं इन्वायरमेंट के और बायोलॉजी के क्वेश्चनों को, क्योंकि बायोलॉजी में हमारे इन्वायरमेंट भी पढ़ाया जाता है। क्योंकि आपके यहाँ सर है, वो आपके यहाँ इन्वायरमेंटल साइंस लेके चल रहे हैं, सुखदीप सर, और मैं लेके चल रहा हूं रेस्ट ऑफ द पोर्शन। तो हम दोनों का जो गठजोड़ है उसमें से सिविल के कम से कम 15 से लेकर के 20 सवाल तक सोल्व हो रहे हैं आपके प्रीलिम के। यानी ये दोनों ही बायोलॉजिकल साइंस में हैं, चाहे वो डील करें चाहे मैं डीलर हूं। तो वो भी बायोलॉजिकल साइंस में आती है। तो इसलिए आपने देखा होगा, मैं कई बार बोलता हूं तो इन्वायरमेंट की चीजें भी आती हैं उसी के अंदर। तो डीएनए के बारे में बताता हूं, न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या था अभी मैं जो बताया था, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो इसका भी चैप्टर लूंगा, पर फिलहाल के लिए ये तो बताना पड़ेगा ना मुझे कि डीएनए क्या है। तो बता दिया, डीएनए एक पॉलीमर है, इसका मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे ईंट दुनिया भर की मिलकर के एक दीवार बनती है, तो दीवार पॉलीमर है और ईंट मोनोमर है। ऐसे ही डीएनए जो मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड खाली। और न्यूक्लियोटाइड खुद स्वयं 3 चीज से बनता है, एक नाइट्रोजन बेस और एक जो है पेंटो शुगर और एक फॉस्फोरिक एसिड। जब बेस को और शुगर को जोड़ दें तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानिडिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एक सबस्ट्रेट है जो इस्तेमाल होंगे एक्सटेंशन में, क्योंकि जब ये प्राइमर आगे को बढ़ेगा, यही जो आपने लाल सा देखा है, जब डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज जब इसको बढ़ाएगा तो उसको कोई गारे की जरूरत पड़ेगी ना, तो इनको लेगा, इनको देख कर बढ़ाएगा, तो इनको देख कर इस सीक्वेंस को देख के ऐसे बढ़ाता चलेगा, ऐसे भी इसको देख करके ये बढ़ाता चलेगा, तो ये सिंथेसाइज हो जाएगा। और जैसे ये सिंथेसाइज एक कॉपी से 2 बनेंगी, फिर अगली बार ये दोनों कॉपी ऐसे ही इस्तेमाल होंगी, वो रेड इसी प्रोसेस में जाएंगी, हीट डिनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ओवरऑल इसकी संख्या क्या होगी? 2 की पावर n। इसको कहते हैं 2 की पावर n। आप पढ़ लें इसको आराम से। अब मैं थोड़ा सा आपके समझ में आ जाए तो इसी को लेके समझ आ रहा हूं कैसे होगा। अब देखिए क्या है, यहां पे इसने एक कॉपी ली है डीएनए की, ये रही। अब इसको डीएनए को क्या कहते हैं, 3 स्टेप कैसे होंगे इस्तेमाल। पहले स्टेप में इनको दोनों कॉपी को अलग किया गया, तो टेम्परेचर 95 डिग्री किया, ये बन गया, 2 कॉपी अलग अलग हो गई। अब अगली बार इनको कूल डाउन करके सेकंड स्टेप में प्राइमर ले आए, ए एंड बी। इन प्राइमर की खास बात क्या थी, जो इनका 3 प्राइम वाला एंड था, उस एंड पे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसकी कंप्लीमेंट्री कॉपी होनी चाहिए। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, अगर वहां एटीजीसी कंपोजिशन है, एटीजीसी कंपोजिशन, तो उस प्राइमर में होगी टीएसीजी, क्योंकि पेयरिंग हमेशा ए पेयर्स विद टी, टी पेयर्स विद ए एंड जी पेयर्स विद सी, सी पेयर्स विद। ऐसी पेयरिंग को हम कहते हैं क्रिक एंड वाटसन पेयरिंग, जिसमें एडेनिन थायमिन से पेयरिंग करता है, ग्वानिन साइटोसिन से करता है। हमेशा ऐसे ही पेयरिंग होगी। ये पॉसिबल नहीं है कि ए जो है साइटोसिन से पेयर कर जाए या ग्वानिन थायमिडिन से पेयर कर जाए। नो, पेयरिंग हमेशा इसी सीक्वेंस में होगी। तो ऐसी पेयरिंग को हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री पेयरिंग या क्रिक एंड वाटसन पेयरिंग या नॉर्मल पेयरिंग। तो एक का अगर आपको सीक्वेंस पता है तो दूसरे का सीक्वेंस आप ऑटोमेटिकली बता सकते हैं। अगर एक का सीक्वेंस पता तो दूसरे का। तो यहां आपने क्या किया कि जो प्राइमर लिया है
वो प्राइमर जो होगा उसकी कंप्लीमेंट्री कॉपी जब इसे 3 प्राइम पे उसी को देख के तो प्राइमर लेंगे। और आपको वो सीक्वेंस नहीं पता है यहाँ पर कौन सा है वो सीक्वेंस डीएनए में जो हमने इस्तेमाल किया है, तो कोई बात नहीं, एक नॉन सीक्वेंस जिसके बारे में आपको पता है वो सीक्वेंस का टैग लगा दीजिए आप यहाँ पर खुद, जैसे मैंने यहां लगाया CATA का टैग यहाँ पर 3 प्राइम एंड पे, उसको देख करके मैंने प्राइमर बना लिया एक, क्योंकि CATA को देख के क्या बनाऊंगा मैं, सी पेयर जी तो ये टी लाऊंगा, टी पेयर विद ए तो ए आ गया, ए पेयर विद टी, उसका जो है GTAT का मैंने प्राइमर ले लिया यहां पर। इसी प्रकार मुझे इसके 3 प्राइमर का एंड का नहीं पता क्या सीक्वेंस है डीएनए का, तो मैंने यहां ATGC का एड कर दिया, उसका कंप्लीमेंट्री कॉपी ले करके मैंने प्राइमर बना लिया। उस प्राइमर को मैंने यहां ला करके प्राइमर को पहले ही ऐड कर लिया, पहले ही कंप्यूटर जनरेटेड में। अब उसको क्या मैंने प्राइमर का इस्तेमाल किया, और उस प्राइमर ने जब कूल डाउन हो गया, प्राइमर ने यहां अटैच कर लिया, प्राइमर को देख करके सेकंड स्टेप पूरा हुआ। अब थर्ड स्टेप में क्या हुआ, फिर से मैं टेम्परेचर रेज करूंगा, देखिए कूल एंड 50 डिग्री अलाउ टू प्राइमर टू बर्न, यहां मैंने प्राइमर ऐड कर दिया, यहां आ गया प्राइमर, इसमें देखिए ये आ गया प्राइमर, एक प्राइमर यहां आ गया, दोनों ये ए प्राइमर है, ये बी वाला प्राइमर है, यहां आ गया, दोनों आ गए। अब अगले थर्ड स्टेप में क्या है, यही प्राइमर, और यहां पर मैंने बहुत सारे ये न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट लिए, तो वो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, और साथ में एक डीएनए पॉलीमरेज लिया एंजाइम, उसका नाम लिया टैग पॉलीमरेज, उसने क्या किया, इनको ले जाकर के यूं सिंथेसाइज कर दिया पूरा। तो इस प्रोसेस को क्या नाम बोला मैंने, एक्सटेंशन। तो पूरी कार्रवाई हो गई। अब आप आफ्टर ऑल देखें तो एक डीएनए से 2 डीएनए की कॉपी बन चुकी है। क्वेश्चन उठता है कि मैंने टैग पॉलीमरेज ही क्यों इस्तेमाल किया है, टैग का नाम क्या है, ये टैग पॉलीमरेज जो मैंने इस्तेमाल किया है, एक थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया होता था जो कि एक बहुत ही हॉट स्प्रिंग एरिया में मिलता था, जैसे बॉयल करना वाला होता है पानी, वहां से, उसमें से मैंने ये टैग पॉलीमरेज आइडेंटिफाइड किया, निकाला, उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया था थर्मस इक्वेटिकस बॉइलिंग टेम्परेचर पे भी जिंदा कैसे था, क्वेश्चन ये है। इसलिए टेम्परेचर हम तो जीवित नहीं रह पाएंगे, वो जिंदा कैसे था, वो जिंदा किसी प्रोटीन के कारण था। वो प्रोटीन कौन सी थी, वो थी टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो इतने हाई टेम्परेचर पे ये टैग पॉलीमरेज डीनेचर्ड नहीं होता। अगर ह्यूमन का टैग पॉलीमरेज होता तो 37 के बाद ही 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीनेचर्ड हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार हर राउंड में जैसे ही आप 95 डिग्री सेंटीग्रेड लाएंगे, और कोई आपने टैग पॉलीमरेज यूज किया होता तो वो तो डीनेचर हो जाएगा ना। तो आपको हर बार एक राउंड रेप्लिकेशन के बाद फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो हर 5 मिनट में आपको यही करते रहोगे, एक रेप्लिकेशन राउंड बन गई, फिर निकाला, फिर टैग पॉलीमरेज ऐड किया। तो ऐसा टैग पॉलीमरेज किए कि आप निश्चिंत होकर के एक बार ऐड कर दें, वो डीनेचर होने अपना काम हमेशा तक के लिए करता रहेगा। तो ऐसी स्थिति को करने के लिए कैरी मुनिस ने जो किया था, वो क्या किया था, टैग पॉलीमरेज लिया, उसने कंप्यूटर जनरेटेड कार्रवाई की, उसने कंप्यूटर को फीड कर दिया कि भाई एक काम करना, पहले मिनट में वो टेम्परेचर को 95 पे लेके जाएगा। अच्छा, अगले 1 मिनट में वो टेम्परेचर को कितना ले आएगा, 50 पे ले आएगा। तो उस समय ये प्राइमर बाइंड हो जाएंगे। उसके अगले 1 मिनट में फिर टेम्परेचर को 72 लेके जाएगा। 72 इसलिए क्योंकि टैग पॉलीमरेज 72 पर सबसे बेस्ट ढंग से काम करता है, यानी बेस्ट पॉलीमराइजिंग प्रॉपर्टी करता है, यानी बेस्ट एक्सटेंशन करता है, तो वो कर देगा। तो कंप्यूटर जनरेटर आपने फीडिंग करी, सारी मटेरियल स्टार्टिंग में एक कैप्टी डिश में या कोई भी एक मटेरियल लिया आपने, उसमें यूज कर लिया, आप हमें आराम से काम करके छोड़ के चले गए पिक्चर देखने के लिए। आप 3 घंटे बाद आए तो उसमें क्या हो जाएगा, पहले राउंड में अब वो सब कुछ कंप्यूटर फीडेड होगा, कंप्यूटर कंट्रोल आ रहेगा उसको, वो क्या कर देगा, पहले मिनट में 95 ले जाएगा, 95 होते ही वो डीनेचर हो जाएंगे, डीनेचर होने के बाद में फिर अगले मिनट में कूल डाउन 50 पे, पहले उसमें एक्ट्रेस में आपने मोलरिफिकेशन ली हुई है, वो क्या कर देगी, प्राइमर वगैरह वो आकर के क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे, यानी सेकंड प्रोसेस अनीलिंग हो जाएगा। फिर अगले 1 मिनट के बाद में कंप्यूटर जनरेटेड है, फिर से टेम्परेचर 72 हो जाएगा, पॉलीमरेज कमिंग टू द एक्शन।
वो कार्रवाई होगी, 4 मिनट के अंदर पूरा ये दूसरा बन जाएगा सिंथेसाइज। उसके बाद पूरी कार्रवाई पूरी होगी, अभी भी टेक पॉलीमरेज डीनेचर नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो जो है 95 तक ही जीवित पॉसिबल है, क्योंकि हमने ऐसे बैक्टीरिया से लिया है। तो आपने क्या कर दिया, अगले बार में फिर वो टेम्परेचर अगले मिनट में 95 हो जाएगा, तब भी जिंदा रहेगा ये टेक पॉलीमरेज, डीनेचर नहीं होगा, खराब नहीं होगा, काम करता रहेगा। नॉर्मल पहले क्या था, कैरीमुलस के टाइम से पहले जो हम पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते थे, डीएनए पॉलीमरेज, वो 50 डिग्री से ऊपर जाकर के डी था, तो आपको हर स्टेप करने के बाद में एक स्टेप का फिर से डीएनए पॉलीमरेज डालना पड़ता था। तो दिस वाज वेरी टीडियस प्रोसेस, बड़ा थकाऊ था ये प्रोसेस, तो बार बार बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इसलिए इस थकाऊ प्रोसेस से बचाने के लिए, टू सेव इट फ्रॉम दिस टीडियस प्रोसेस, so there was a DNA polymerase was to be required in such a way that which can tolerate the very high temperature, that very high temperature. So that has been obtained from such kind of the microbe which was living such a extreme harsh condition like the 100 degree centigrade. तो उन्होंने जो है थर्मस एक्वेटिकस में से ऑब्टेन कर लिया। आज सिर्फ टेक पॉलीमरेज का नाम इसलिए टेक पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया में से निकाला गया था। थर्मस एक्वेटिकस, ये एक किस्म के थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया होते हैं, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में मिलने वाले। आज ऐसे ही टेक पॉलीमरेज है। आज ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पीसीआर में जो इंजाइम था इनिशियली यूज होने वाला कौन सा था, वो था टेक पॉलीमरेज, पर आज इससे भी ज्यादा परफेक्टेड इंजाइम वेंट पॉलीमरेज इस्तेमाल होता है। वेंट पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। वेंट पॉलीमरेज यानी टेक पॉलीमरेज के अलावा एक और एंजाइम वेंट पॉलीमरेज। ये जो वेंट पॉलीमरेज है, ये भी एक किसी माइक्रोब से लिया, बैक्टीरिया से लिया है, उस बैक्टीरिया नाम है वेंट पॉलीमरेज से लिया गया है। थर्मोकोकस लिटोलेरिस, थर्मोकोकस लिटोलेरिस, उससे फाइंड आउट किया गया वेंट पॉलीमरेज। तो मैं आपको जो पढ़ा रहा था, इसमें अब क्या लिखा हुआ वो पढ़ के बता देता हूं। पीसीआर में तो ये पूरी टेक्निक हो गई। तो एक राउंड हो गया 5 मिनट में, अगला राउंड फिर से रेप्लिकेशन। तो एक 5 मिनट में कितने गए वन, अभी देख के बताते हैं हम आपको। 5 मिनट में कितनी कॉपी हो गई, 1 से 2, अगले 5 में 2 से 4, अगले 5 में 4 से 8, अगले 5 मिनट में 8 से 16, अगले 5 मिनट में 16 से 32, अगले 5 मिनट में प्रोपेंशियल बढ़ता जाएगा 32 से 64, अगले 5 मिनट में 64 से 128। ऐसे जब आप जाओगे तो 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, 9 राउंड, 10 राउंड, ऐसे चलते जाएंगे। जब ये राउंड 2 की पावर 30 होंगे तो 1 बिलियन से ज्यादा कॉपी बन जाएंगी, मोर देन 1 बिलियन। क्योंकि जो लास्ट राउंड होगा वो राउंड देखिए कितना बड़ा होगा। अगर वो 5 मिनट तक चलता रहा तो 3 घंटे से कम पे, तो एक कॉपी से बिलियंस ऑफ कॉपी बनने की संख्या को क्या कहते हो आप, जीन एम्प्लीफिकेशन। पर इसमें इस्तेमाल किसका किया गया था, एंजाइम का। और ये काम कहां हो रहा है, लैब में बैठ के। इसलिए और हर एक बार बनने का अगला बार जो बनता है वो दूसरे को प्रोपोर्शनेट बढ़ा देता है। तो ये क्या हो रही थी, एक चेन रिएक्शन हो रही थी, चेन रिएक्शन। तो ऐसी जो चेन रिएक्शन हो रही थी और एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही थी, इन विट्रो सिंथेसिस हो रही थी, उसको कहते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये पीसीआर टेक्निक थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है ये आप पढ़ सकते हो। इसमें लिखा है नीचे, द पीसीआर टेक्निक इज वेरी सिंपल एंड द कॉम्प्लिकेटेड मल्टी प्रोटीन सिस्टम दैट सेल रिक्वायर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन लाइक टोपोइसोमेरेज, गायरेज, आरएनए पॉलीमरेज, इनिशिएटर प्रोटीन, प्री प्राइमिंग प्रोटीन एटसेट्रा is not required for the PCR method.
इसने कहा जो क्योंकि जब कभी डीएनए सिंथेसिस होती है तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन आपके मैंने डीएनए से डीएनए बनता है, उसमें बहुत सारी प्रोटीन होती है जिनके नाम यहां मेंशन है, तो उन सब की जरूरत नहीं होती यहां पर। यानी इसका मतलब ये बहुत ही सिंपल टेक्निक हुई। उससे आगे क्या कहता है, बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस पीसीआर 1993, और इसने ये टेक्निक 1985 में सबसे पहले पैदा की थी। 1990 टाइम पे और 1989 वाइड विद पीसीआर कम टू रेस्क्यू फॉर डीएनए टाइपिंग फिंगर डीएनए। आपको बता भाई रेप मर्डर कोई काम हो जाए तो वो खत्म करने का काम करेंगे क्रिमिनल्स, तो वहां थोड़ा बहुत जो मिल जाएगा उससे कई सारी कॉपी बना लो, उसमें पीसीआर उसकी रेस्क्यू में इसने बताया कि इसमें टैग पॉलीमरेज जो थर्मस इक्वेटिकस से लिया गया था, थर्मल हॉट स्प्रिंग में मिलने वाले बैक्टीरिया थे, 72 पे मैक्सिमम काम थे। और इसने लास्ट में बताया अकॉर्डिंग टू एनसीआर की पावर एन बताई दिया था मैंने हर राउंड के बाद क्या। अकॉर्डिंग टू एन आप नोट करना, अगर कभी भी क्लास आपके टीचर पढ़ा रहे हो या आपकी किताबें बता रही हो और एक बार नोट करना, यूपीएससी एनसीईआरटी को करेक्ट मानेगा, ये बात आप नोट कर लेना। जब भी कभी ये आंसर शीट दे और मेरी बात गलत तो मुझे तो भाई आज का जो टेक्निक का काम था इसका एक सिर्फ खाली पीसीआर टेक्निक पढ़ानी थी मुझे, आप पढ़ लेना इसको क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको दिया हुआ है। सबकी थोड़ा टेक्निकली वर्ड होती है, टेक्निक में तो टेक्निकल वर्ड आएंगे ही आएंगे। ये कोई हिस्ट्री नहीं है कि मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा, साइंस है और साइंस में थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये बात मत भूलना। क्यों जनरली दिक्कत होती है जो साइंस साइड के बच्चे नहीं होते हैं उनको, इसलिए भाई उन्हें कोशिश करनी होगी। अगर उन्हें सिविल सर्वेंट बनना है तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। ओके, बाकी मैं कोशिश करूंगा और सिंपल से सिंपल पढ़ाने की। अच्छा, अगला जब कभी मैं आपको पढ़ाने आऊंगा तो जो मैंने अगले बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के नोट दिए हैं या 2 दिन में आप पहले पढ़ना, इसको पढ़ने के बाद 2 डेज में मुझे एक्सप्लेन करना है ये बाकी पेज। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मेरी आवाज आई है ना पूरी? जी सर। जी सर। हेलो।